आज आपका जो टॉपिक है टॉप 10 जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें दोस्तों भले ही टॉप 10 जीके 10 क्वेश्चन भले ही आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के पीछे आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये 10 क्वेश्चन देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हर एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप लोग बताइए, उसके बाद हम इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताएंगे। तो बताइए आप लोग क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? चेनाब नदी का। तो करेक्ट आंसर ये होगा। अब दोस्तों चिनाब नदी से क्वेश्चन पहला क्या निकलता है? चिनाब नदी जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। क्या निकलती है? चिनाब नदी जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचाला दर्रा ठीक है के पास से निकलती है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि दोस्तों चिनाब नदी जो है वो जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचाला दर्रा के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन इससे जो बनने वाला है दोस्तों, अब जास्कर श्रेणी का यहाँ पे नाम आ गया जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी से थोड़ा देख लेते हैं। जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी ये है कहाँ? लद्दाख के जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय। कहाँ? दक्षिण एवं महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, जास्कर श्रेणी से क्वेश्चन हुआ। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ? उत्तर में स्थित है। तो ये आपका जास्कर श्रेणी से ये बन गया। तीसरा पॉइंट क्या आपका बनता है? तीसरा पॉइंट ये बनता है, अब चिनाब नदी की बात उठी है तो चिनाब नदी के थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। चिनाब नदी की जो कुल लंबाई है, चिनाब नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? कितनी है? 960 किलोमीटर है। कितना है? 960 किलोमीटर है चिनाब नदी। और अगला पॉइंट क्या बनता है? चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के बाद, जो चिनाब नदी है दोस्तों, ये चिनाब नदी झेलम और रावी नदी चिनाब नदी जो है झेलम और रावी नदी का जल ग्रहण करने के बाद जब ये जल ग्रहण कर लेती है तो सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या मिला? चिनाब नदी झेलम और रावी नदी का जल ग्रहण करती है, ये रास्ते में जाती रहती है। उसके बाद यहाँ पे झेलम और रावी नदी मिलती हैं, इनका जल ग्रहण करती है। उसके बाद इधर आके सतलज नदी में मिल जाती है। क्या होती है? सतलज नदी के साथ मिल जाती है। अगला पॉइंट क्या आता है दोस्तों? अगला पॉइंट दोस्तों हम आपको बताते हैं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, झेलम नदी कश्मीर में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी जो है वो कश्मीर में स्थित बेरीनाग झील के निकट शेषनाग झील से निकलती है। अब ब्यास नदी आ गया दोस्तों। ठीक है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे में स्थित ब्यास कुंड है। ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। और जो रावी नदी यहाँ पे है, रावी नदी हमारा रोहतांग दर्रे के पास से ही
रोहतांग दर्रे के पास से ही एक कुल्लू पर्वत है, कुल्लू पर्वत वहाँ से निकलती है। तो ये था दोस्तों, ये था आपका, इससे संबंधित लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिल गए हैं। एक बार और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल घाटी, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी आए तो चिनाब नदी जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। और उसके बाद जास्कर श्रेणी आ गया। अब जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। फिर चिनाब नदी की लंबाई की बात किया 960 किलोमीटर। फिर चिनाब नदी झेलम और रावी नदी का जल ग्रहण करती है, उसके बाद सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर कश्मीर, ये जो है झेलम नदी है, झेलम नदी, ये झेलम यहाँ पे लिखो, झेलम नदी कश्मीर में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील के पास, शेषनाग झील के पास झील से निकलती है। उसके बाद ब्यास नदी आ गया यहाँ से, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के ब्यासकुंड से निकलती है। उसके बाद ब्यास नदी आ गई, रावी नदी आ गई। रावी नदी जो है रोहतांग ही दर्रे के पास से कुल्लू पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक होता है? भारत में किस तापमान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? बताइए दोस्तों। थार मरुस्थल, जो थार है ना, यहाँ पे थार मरुस्थल में दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा होता है। क्या होता है? दिन में अधिक और रात में ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल, ये यहाँ पे आंसर होगा थार। थार क्या है? तो जो थार मरुस्थल है, भारत में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है। सबसे अधिक अंतर होता है थार मरुस्थल में, दिन और रात के जो तापमान में अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। ये थार मरुस्थल दोस्तों दिन में अधिक गर्म होता है, और रात में अधिक ठंडा होता है, अधिक ठंडा होता है। अब थार मरुस्थल से दोस्तों एक पॉइंट और याद आता है। थार मरुस्थल जो है, ये थार मरुस्थल है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा जैसा बनाता है, एक प्राकृतिक सीमा जैसा बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये थार मरुस्थल में दोस्तों बालू होता है। तो जो बालू होता है ना, बालू का यही गुण होता है कि वो दिन में अधिक गर्म और रात में ठंडा हो जाता है। दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा होता है, यही बालू का गुण है। और बालू का शीघ्र गर्म होना और शीघ्र ठंडा होना, दोस्तों जो बालू होता है ना, बालू का शीघ्र गर्म होना, बालू जो होता है, बालू का शीघ्र गर्म हो जाना और शीघ्र ठंडा हो जाना, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का नियम इस पे लगता है, किरचॉफ का नियम लगता है। क्या लगता है? किरचॉफ का नियम इसमें लगता है। और किसी स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दोस्तों तापांतर कहते हैं। कहीं ज़्यादा तापमान है और कहीं कम तापमान है, तो इसके अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। और तापांतर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापांतर। एक होता है दैनिक, एक होता है वार्षिक तापांतर। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? लगभग सबको पता होगा दोस्तों। तो आज शेरशाह सूरी से रिलेटेड 10 पॉइंट बताएंगे। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। सबको पता है दोस्तों, सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अब दोस्तों सासाराम कहाँ स्थित है? ये है अपने बिहार में। ठीक है, सासाराम कहाँ स्थित है? ये है बिहार में है। बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। दोस्तों शेरशाह की थोड़ी मृत्यु की बात करते हैं। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो जो इनकी मृत्यु हुई
कब हुई दोस्तों? वो 22 मई 1545, 5 मतलब मई। तो 22 मई 1545 को कालिंजर के किले में हुई थी। कालिंजर के किले में हुई थी। ठीक है, तो शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कालिंजर के किले में हुई थी। और सासाराम कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में। इनका सासाराम में मकबरा है शेरशाह सूरी का। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किसने? कनिंघम ने बताया है, कनिंघम ने बताया है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, मकबरा वो ताजमहल से भी सुंदर है। ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है हमारा सासाराम का मकबरा। माने शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, वो ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है। ये किसने कहा है? कनिंघम ने कहा है। ये कनिंघम ने बताया है। और शेरशाह दोस्तों एक पॉइंट और आती है, शेरशाह का जो मकबरा है ना, शेरशाह का जो मकबरा है, वो दोस्तों झील के बीच में है। कहाँ झील है? झील के बीच में है शेरशाह का मकबरा। और वहीं अष्टकोणी, इनका जो मकबरा है ना, वो अष्टकोणी इमारत में है। अष्टकोणी इमारत इस टाइप का अष्टकोणी इमारत में है। ऐसी बीच, ये झीलों के बीच में निर्मित है शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बात करते हैं। अगला पॉइंट, शेरशाह ने क्या क्या बनवाया? शेरशाह ने क्या क्या बनवाया है? इन्होंने रोहतासगढ़ का किला, ठीक है, रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का पुराना किला, रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला, और शेरसूर नामक नगर भी इन्होंने बसाया है शेरशाह ने। तो ये थे इतने शेरशाह के पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? तो बताइए दोस्तों आप लोग, किस दायरे में आता है? संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? आप लोग थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन बताइए। उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कौन से क्या हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 84 के अंतर्गत, भारतीय संविधान अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा आता है। अब थोड़ा अर्हताएँ के बारे में जान लेते हैं। संसद सदस्य हेतु क्या क्या अर्हताएँ होती हैं, अर्हताएँ के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या ज़रूरी है अर्हताओं, संसद के सदस्य बनने हेतु, संसद की सदस्यता हेतु बोला है ना, तो उसकी अर्हताएँ क्या क्या होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी अर्हता क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि उसे संघ और राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से वो लड़ेगा का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, माने वहाँ का वो
पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है और उसके पास ऐसी भी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अनुच्छेद 84, थोड़ा सा अनुच्छेद 83 बात करते हैं, 81 बात कर लेंगे, 82 बात कर लेंगे। ठीक है, 81, 82, 83 और 84 ये लगातार इनमें। तो अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 ये कहता है संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि कितनी होनी चाहिए, इस सब के बारे में, माने संसद के सदनों की अवधि के बारे में अनुच्छेद 83 बताता है कि कौन से कितना अवधि है, कितना क्या है, ये अनुच्छेद 83 बताता है। अनुच्छेद 81 क्या बताता है कि लोकसभा की हमारी संरचना कैसी होनी चाहिए, लोकसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये बताता है अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए। 82 ये कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा के सीटों एवं क्षेत्रों के पुनः समायोजन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो संसद की सदस्यता हेतु हमें क्या संसद की सदस्यता हेतु थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? तो अनुच्छेद 84। और अर्हताएँ क्या क्या होती हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के लिए उसे 30 वर्ष जरूरी है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। संघ और राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, मैंने जहाँ से वो चुनाव लड़ेगा वहाँ से उस निर्वाचन क्षेत्र से उसका मतदाता पंजीकृत में नाम होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 83, 81, 82 में थोड़ा बात करते हैं, ये है संसद के सदनों की अवधि कितनी होनी चाहिए, 83 बताता है। 81 ये बताता है कि लोकसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए और 82 ये कहता है कि प्रत्येक जो जनगणना होती है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा और विधानसभा के सीटों एवं क्षेत्रों के पुनः समायोजन से संबंधित है। लोकसभा और विधानसभा के सीटों एवं क्षेत्रों के पुनः समायोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? बताइए, किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? आप लोग बताइए। तो आंसर होगा दोस्तों रानी गाइडिंगलू। तो रानी गाइडिंगलू ने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। रानी गाइडिंगलू ने। ठीक है, अब रानी गाइडिंगलू ये है कहाँ की? ये है मणिपुर। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से। दोस्तों यदुनाग की फांसी के बाद गाइडिंगलू ने यदुनाग को जब फांसी हो गई थी, फांसी के बाद इन्हीं ने ही, रानी गाइडिंगलू ने ही बागडोर संभाली थी। मानी यदुनाग की फांसी के बाद जो पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया वो हैं रानी गाइडिंगलू। इन्हें यही उनकी फांसी के बाद बागडोर को संभाली। और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाग ने की, जिससे बाद में गाइडिंगलू ने किया। ठीक है दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू ने रानी गाइडिंगलू को रानी की उपाधि दी थी। किसने? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि
रानी गाइडिंगलियू को रानी की उपाधि किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था, ये कब चालू हुआ था? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। और मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, मणिपुर में इसे, क्योंकि रानी गाइडिंगलियू मणिपुर की थी, और मणिपुर में इसे किस आंदोलन के नाम से जाना था? जियाल रंग, जियाल रंग आंदोलन, जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जियाल रंग के आंदोलन से जाना जाता था। कहाँ पे? मणिपुर में, मणिपुर में। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 5 क्वेश्चन। इसमें आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। अगला टॉप 5 क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, टॉप 5 क्वेश्चन।